गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड ये टॉपिक बेसिकली 3 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो का लेंथ हम नहीं बढ़ाएंगे। तो हार्डली 30 मिनट के अराउंड एक वीडियो की लेंथ होगी, तो 3 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। और टॉपिक का नाम सेकेंडरी एक्टिविटी था, जिसमें हम फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक्सेस टू मार्केट का ऑलरेडी आपको रोल बता दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन में। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड फैक्टर कौन सा था? तो सेकंड फैक्टर में आप देख सकते हो एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल काफ़ी रोल प्ले करता है। विदाउट रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्री रन कर ही नहीं सकती, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल 2 टाइप का होता है। यदि हम देखें तो रॉ मटेरियल 2 टाइप का है, जिसमें एक प्योर रॉ मटेरियल होता है, दूसरा रॉ मटेरियल होता है वेट लूज रॉ मटेरियल होता है। प्योर रॉ मटेरियल कौन सा होता है? प्योर रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल अपना वेट लूज नहीं करता। डोंट लूज इट्स वेट, डोंट लूज इट्स वेट। ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब उसको हम मैन्युफैक्चर भी किया, प्रोसेस भी किया, तो फिर भी वो अपना वेट लूज नहीं कर रहा। एग्जांपल दूं मैंने, आयरन। आपने आयरन से कुछ आयरन शीट्स बना ली, ठीक है, आयरन शीट बना ली या स्टील बना लिया, कुछ भी बना लिया। तो सपोज यहाँ पे आयरन का टोटल अमाउंट आपके पास 100 टन है, ठीक है। जब आपने इसको प्रोसेस किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो भी अराउंड 95 टू 100 टन के बीच में बनेगा, क्योंकि उसमें लॉस होने वाला कुछ है ही नहीं है, वेस्ट है ही नहीं है, कुछ स्क्रैप्स चलो निकल भी गया तो 90 टू 95 तक जो टन तक मटेरियल आपके पास होगा। तो इसको हम बोल देते हैं प्योर रॉ मटेरियल। एक होता है वेट लूज रॉ मटेरियल। कौन सा होगा? वेट लूज रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होता है जो प्रोसेसिंग के बाद अपना वेट लूज करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कॉटन है, आप कॉटन देखिए, कॉटन से आपने क्लॉथ बनाए, ठीक है, क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग किया। सपोज आपके पास 100 टन कॉटन है, और 100 टन कॉटन में आपने जो क्लोथ्स बनाया है उससे वेस्टेज को निकाल के वो हार्डली 40 टन निकला है, 40 टन निकला है। तो इट मीन्स आपका 100 टन से 40 टन रह गया, इट मीन्स 60 टन आपका वेस्ट चला गया। तो प्रोसेसिंग के बाद वेट लूज हो गया ना मटेरियल का, रॉ मटेरियल का। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं वेट लूज रॉ मटेरियल, जो आगे जाके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसलिए टाइप ऑफ रॉ मटेरियल बहुत मैटर करता है। तो जिस हिसाब का रॉ मटेरियल होगा उसी हिसाब से उसका जो रोल है इंडस्ट्रियल लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और बेसिकली रॉ मटेरियल को हम फर्दर कुछ क्लासेस पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हैवी रॉ मटेरियल होता है और लाइट वेट होता है, लाइट वेट। ओके, तो उस हिसाब से भी इंडस्ट्रियल लोकेशन बनेगी। जहाँ हैवी होगा नियर टू द रॉ मटेरियल जाएगी इंडस्ट्री, जहाँ लाइट वेट होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आती है, तो आप दूर भी लगा सकते हो। उस हिसाब से इंडस्ट्रियल लोकेशन रॉ मटेरियल के हिसाब से चेंज होती है। और आगे रॉ मटेरियल, एक पेरिशेबल रॉ मटेरियल दिया हुआ है। पेरिशेबल कौन सा होता है? अरे भाई, पेरिशेबल रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होता है जो मौसम के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। पेरिशेबल रॉ मटेरियल मीन्स मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपका मिल्क है, मिल्क पेरिशेबल है। कोई फ्रूट्स हैं वो पेरिशेबल हैं। आप देखो मौसम के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो उनको हम बोल देते हैं पेरिशेबल। अभी ये पेरिशेबल रॉ मटेरियल लिंक्ड क्यों है? जब किसी इंडस्ट्री में पेरिशेबल रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा तो हमें इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगानी पड़ेगी या मार्केट के पास लगानी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो हमारे पास है पेरिशेबल, वो सीज़न से, टाइम से जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से मार्केट तक बहुत जल्दी भेजना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट ही आपको भेजना पड़ेगा, सो दैट के द फ्रेशनेस और द क्वालिटी ऑफ दैट पेरिशेबल प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। वो फ्रेश ही रहे, और क्योंकि जब फ्रेश प्रोडक्ट होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा। आपने ज़्यादा भी उसको डिले किया तो वो स्पॉइल हो जाएगा, स्पॉइल होने के बाद उसका जो डिमांड होगा विल बी गेटिंग डाउन, नीचे आ जाएगी। तो दैट्स वाई पेरिशेबल प्रोडक्ट काफ़ी रोल प्ले करता है इन इसमें रोल ऑफ रॉ मटेरियल में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेना। और रॉ मटेरियल शुड बी चीप, ठीक है, चीप भी होना चाहिए। इट शुड बी क्वालिटेटिव आल्सो।
क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, और नेक्स्ट वन इन एम्पल अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा भी होना चाहिए, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और चीप भी होना चाहिए। जहाँ पे ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स होंगी उस एरिया में इंडस्ट्रियल लोकेशन सबसे बेस्ट और सूटेबल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वन, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई काफ़ी रोल प्ले करती है। लेबर सप्लाई, लेबर के बिना इंडस्ट्री रन ही नहीं कर सकती। ऑटोमेशन इज़ देयर, बट कुछ काम ऐसे हैं जो मशीन नहीं कर सकती, उसको लेबर ही करेगी। तो लेबर शुड भी एक तो स्किल्ड होनी चाहिए, स्किल्ड के साथ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर अवेलेबिलिटी इज चीपर, सस्ती होनी चाहिए। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन होगी इंडस्ट्री को लोकेट करने की। ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि और एक चीज़ और, लेबर आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए, मतलब परमानेंट लेबर शुड बी देयर। परमानेंट मीन्स अनसीजनल हम कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा नहीं है कि वो लेबर बोले कि भाई हम तो समर में आएंगे, विंटर में हम नहीं आ सकते, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लेबर शुड बी परमानेंट, शुड बी स्किल्ड एंड चीपर आल्सो, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। ओके, आगे दिया है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बिना तो मशीनरी रन ही नहीं कर सकती, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। और सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, पावर रिसोर्सेज, ठीक है, पावर और एनर्जी सोर्सेज कुछ भी आप बोलो। कुछ इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको ऑयल चाहिए, जैसे क्रूड ऑयल है जिसमें पेट्रोल भी होगा, डीजल भी हो सकता है, और कुछ इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करती हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल वी कैन से पावर सोर्स हो, उसी को आप इंडस्ट्री में यूज़ करिए रन करने के लिए। और जहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा अच्छा होगा, एम्पल अमाउंट में होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो चीप होना चाहिए, और यदि पेट्रोल और डीजल है इसका भी अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। जब अवेलेबिलिटी जो होगा वो अच्छा होगा और चीपर भी होगा, रेट भी सस्ता होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन, एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर जनरेट की जाती है, थर्मल से, थर्मल मीन्स कोल से, ठीक है। तो कोल का जो प्रोडक्शन है एज़ पर द डिमांड कम है, ठीक है, वो चीज़ आपको दिमाग में रख लेना। एंड इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले एरियाज़ में भी जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम मशीन्स को रन कर सकते हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन हो सकता है। एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अरे भाई, ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी रोल प्ले करेगा। विदाउट ट्रांसपोर्ट आप मटेरियल को कैरी नहीं कर सकते। आपने रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लेके आना है, इंडस्ट्री से उसको मार्केट तक लेके जाना है, ठीक है। तो सभी शिफ्टिंग के लिए, टाइप की शिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए ही। और ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए, एक तो चीपर होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंट होना चाहिए, फास्ट, जैसे मैंने पेरिशेबल गुड्स बताई हैं वहाँ पे एफिशिएंट होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट का मीन्स कोई भी हो सकता है, मे बी वो एयर हो, मे बी वो वाटर हो, मे बी वो रोडवेज हो, मे बी वो रेलवे हो, कोई टाइप का ट्रांसपोर्ट। और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो भी देयर हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी रोल प्ले करेगा आपके मटेरियल को इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुँचाने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी रोल प्ले करेगी। और ट्रांसपोर्ट चीपर तो होनी चाहिए, क्योंकि जब चीपर होगा तो वो क्या होगा, अब वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। यदि आपके पास काफ़ी कॉस्टली ट्रांसपोर्ट होगा तो आपकी इंडस्ट्री लॉस में जा सकती है, वो चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यू विल बी इन ए लॉस। ओके, एंड अनदर वन, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी वेल कनेक्टेड और इफेक्टिव और चीपर और एफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और अनदर वन, इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ बताए गए हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इफेक्टिव लोकेशन भी है इंडस्ट्री की। उसमें वेस्टर्न यूरोप पार्ट दिया है, वेस्टर्न यूरोप में मैंने ऑलरेडी मैप से लोकेट कर दिया था। ईस्टर्न अमेरिका ऑलरेडी मैंने बता दिया था कौन कौन से एरियाज़ में इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था। ओके, अनदर वन, कम्युनिकेशन आल्सो रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू जितना भी आपका टेक्नोलॉजी पार्ट आता है, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल्स हो गया, क्योंकि इनके थ्रू आप ऑर्डर बुकिंग कर सकते हो, ऑर्डर बुकिंग कर सकते हो। आप कंप्यूटर यूज़ करोगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मशीन्स भी रन कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो मशीन आपकी ऑपरेट होती हैं। तो कम्युनिकेशन आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे, अरे भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी के बिना तो किसी एरिया में इंडस्ट्रियल लोकेशन या इंडस्ट्रियल क्लस्टर होना इम्पॉसिबल ही है। जब भी आपके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत रोल प्ले करता है। किस चीज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट विल हेल्प
द बिजनेसमैन टू प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस दे सकती है आपको, टेक्निकल सपोर्ट मिल सकती है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। जब दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी देन वहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। कुछ जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मे बी वो फाइनेंस में और मे बी वो टेक्निकल पार्ट में। और दूसरा गवर्नमेंट कुछ आपको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे या चीपर रेट के ऊपर दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वी कैन से रेट्स हैं वो काफ़ी चीपर कर दे आपके लिए, कुछ आपके लिए सब्सिडीज़ दें। जब इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सब्सिडीज़ देंगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में क्या होगी, इंडस्ट्री लार्ज स्केल के ऊपर लगने वाली है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वो होगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी रोल प्ले करती हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, अनदर मैंने आपको यहाँ दिया है एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमी लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। पहले ये सुनिए कि एग्लोमेरेशन होता क्या है। एग्लोमेरेशन होता है क्लस्टर। क्या होता है? क्लस्टर। किस चीज़ का क्लस्टर? क्लस्टर रेफर्स टू ग्रुप, ठीक है। तो किसी एरिया में जो क्लस्टर होगा इकोनॉमीज का और इंडस्ट्री के बीच में जो लिंक होगा वो कैसे बन सकता है? वो तभी बनेगा जब ये सारे फैक्टर जो हैं उस एरिया में पॉजिटिव पार्ट में वर्क करेंगे, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लिंकेज बता देता हूँ, देखो कैसे। सपोज एक इंडस्ट्री है, वो है आयरन एंड स्टील। मैं एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉड, शीट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इस जो इंडस्ट्रियल पार्ट है तो यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा एंक्लरीज इंडस्ट्रीज़ को। एंक्लरीज जो कुछ पार्ट्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल दूँ, ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स हो गए, गियर हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, है ना, एंड अनदर वन कोई चेन सेट हुआ या कुछ भी ऐसे ऐसे पार्ट में जो बनाए जाते हैं, ठीक है। जो सारे, चाहे वो कंप्यूटर के पार्ट्स हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल के पार्ट हों, कोई भी, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया एंक्लरीज का। और आगे जाके ये सपोर्ट करेगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और भी बड़ी चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल में अकेला आयरन तो यूज़ नहीं होता, उसमें स्टील भी यूज़ होगा, उसमें प्लास्टिक भी यूज़ होगा। तो प्लास्टिक की जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी आर आल्सो लिंक्ड विद इट। उसके बाद उसमें टायर भी यूज़ होंगे, तो वो टायर इंडस्ट्री विल आल्सो भी कनेक्टेड विद इट। तो इट मीन्स आप देखिए कि एक इंडस्ट्री कितनी इंडस्ट्री को आपस में इंटरलिंक कर रही है, और इसको हम बोल देते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। क्या बोलते हैं? एग्लोमेरेशन इकोनॉमी या इंटरलिंक ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। जब इंडस्ट्री इंटरलिंक होंगी तो एक क्लस्टर ऑफ इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन, तो एवरी इंडस्ट्री इज लिंक्ड विद अदर इंडस्ट्री, और जिससे क्या होगा, सेविंग एंड प्रॉफिट, सेविंग एंड प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि हर इंडस्ट्री को एक काम मिल जाएगा करने के लिए, और जिससे उनका जो प्रॉफिट भी अच्छा होगा और काइंड ऑफ सेविंग विल आल्सो बी देयर, ठीक है। तो जब सेविंग और प्रॉफिट होगा तो इंडस्ट्री का जो क्लस्टर है और ज़्यादा बढ़ेगा इन फ्यूचर। वो भी चीज़ आपको दिमाग में रख लेना। ओके, आगे आपको जो दिया हुआ है जहाँ फुटलूज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर फुटलूज इंडस्ट्रीज, और कोई एग्जांपल दीजिए। पहले देखिए फुटलूज, मैं सिंपली इसको स्प्लिट कर देता हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इसका मीनिंग समझना। देखिए, फुट रेफर्स टू पैर होते हैं, लूज रेफर्स टू, अरे भाई लूज वो चीज़ होगी जो हम ढीली बोल देते हैं, है ना। तो इट मीन्स जब किसी चीज़ के फुट लूज होंगे तो वो कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। शिफ्टेड एनीवेयर, ओके, शिफ्टेड एनीवेयर, बस जहाँ से मीनिंग क्लियर हो गया। फुट लूज इंडस्ट्री वो होती हैं दैट कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, जो कहीं पे भी लगाई जा सकती हैं। और वो कहीं पे क्यों लगाई जाएंगी? क्योंकि फुट लूज इंडस्ट्री किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है। नो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्पेशल रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम बोल देते हैं फुट लूज इंडस्ट्री, ठीक है। इसके ऊपर हम वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो अभी वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, कहीं पे कोई टाइप का रॉ मटेरियल, कहीं पे कोई टाइप का रॉ मटेरियल, तो हर टाइप का रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो सकता है। या कोई ऐसा कॉमन रॉ मटेरियल यूज़ होगा जो हर जगह अवेलेबल है, अवेलेबल एवरीवेयर, रॉ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर विल बी यूज्ड, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। दूसरा, इसको फुट लूज क्यों बोलते हैं?
एक तो कोई भी रॉ मटेरियल है तभी ये शिफ्ट की जा सकती है, दूसरा इसका साइज बहुत छोटा होता है। अरे भाई जब स्मॉल साइज होगा तो उसको शिफ्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। तीसरा, इसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरी लो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरी लो। अरे भाई लो क्यों होगी? और लो इसलिए होगी क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लो होगी किसी पार्ट में तो आप उसको कहीं पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्यों कम होती है? क्योंकि जो भी इसमें प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसका जो वेट है बहुत क्या होगा, प्रोडक्ट लो इन वेट, उसका वेट बहुत कम होता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है? अरे भाई आपने देखा होगा जो आईटी सेक्टर का जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्जांपल दूं जैसे मदरबोर्ड, चिप, पेन ड्राइव्स, ऐसी चीज़ें बनाने वाली, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ऐसी टाइप की इंडस्ट्री हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड्स हैं बहुत लाइट वेट की होती हैं, और उन लाइट वेट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगी, हमेशा कम होगी। जब वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी तो आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी कम आ रही है, आप उसको कहीं पे भी लगा लो, और शिफ्ट करना भी इजी होता है साइज स्मॉल के कारण। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उसको हम फुट लूज इंडस्ट्री बोल देते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये फुट लूज इंडस्ट्री का सबसे मेन एग्जाम्पल है। इसके लिए ज़्यादातर जो काम होगा वो मशीन्स के थ्रू होता है। एक चीज़ और भी दिमाग रख लेना, मशीन्स के थ्रू ज़्यादातर काम होगा, क्योंकि काम क्या है आईटी सेक्टर का, मैंने ऑलरेडी बता दिया ना। आईटी सेक्टर में जैसे पेन ड्राइव्स हो गए हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव अभी मैनुअली काम तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें बड़े जो द काइंड ऑफ सिलिकॉन का जो काम होता है, या द काइंड ऑफ जो आप मदरबोर्ड में जो सिलिकॉन का जो काम किया जाता है, तो वो मशीन्स के द्वारा बड़ा स्मार्ट वे में जो दो वायर को लिंक करना है, ठीक है, या कुछ कनेक्शंस, कुछ भी चीज़ें मतलब सिलिकॉन के द्वारा की जाती हैं, सिलिकॉन के प्रोडक्ट की या सिलिकॉन के जो मिनरल की उन प्रोडक्ट के ऊपर की जो भी प्लॉटिंग किया जाता है, तो वो सारा मशीन्स के थ्रू होगा, ठीक है। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा उसमें ट्रांसफ़र करना है, हार्ड डिस्क का है, कुछ भी चीज़ें जो आईटी सेक्टर के साथ रिलेटेड होंगी, सारी लेबर कम मशीन ज़्यादा यूज़ होंगी। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल के ऊपर होती है, इनको बोल देते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। और एक चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पूछी जा सकती है कि दीज इंडस्ट्रीज आर इको फ्रेंडली। अरे भाई इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, इनका काम चीज़ों को प्रोड्यूस करना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कौन सी चीज़ें होंगी? आईटी गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, असेंबल, और जब प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे तो वहाँ तो कोई पोल्यूशन का काम ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तो कोई पोल्यूशन का काम होगा ही नहीं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। इसलिए इस इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली इंडस्ट्री बोलते हैं, मतलब ना तो नॉइस, ना ही लैंड, वाटर, एयर, किसी टाइप का पोल्यूशन ये इंडस्ट्री नहीं करती हैं जी। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री को कई पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी होगी बेस्ड ऑन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 4 बेस हैं, बेस के ऊपर, उन बेसिस के ऊपर ही हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले बेस्ड ऑन साइज है, बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल है, बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट है, बेस्ड ऑन ऑनरशिप है। पहले बेस्ड ऑन साइज पे चलते हैं। अरे भाई साइज तो सिर्फ 2 टाइप की होगा, या तो स्मॉल होगी या लार्ज होगी। एक होती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो साइज बेस हम बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों को आप दिमाग में रख लीजिए, जिसमें फर्स्ट वन दिया हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है? नाम ही दिया है, देखिए हाउस होल्ड। अरे भाई वो इंडस्ट्री जो हम घर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन इंडस्ट्री को 1 रूम इंडस्ट्री बोल देते हैं, 1 रूम इंडस्ट्री। 1 रूम इंडस्ट्री मीन्स कि दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन बी स्टार्टेड इन अ 1 रूम ओनली, एक रूम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कैसी इंडस्ट्री, और इसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो अनदर नेम आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, 1 रूम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या दी हुई है कि ये इंडस्ट्रीज लोकल रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होंगी। लोकल मीन्स आसपास, सपोज हेयर इज द इंडस्ट्री, आसपास में जो लोकल एरियाज में रॉ मटेरियल मिला ना, उसी को यूज़ करके, उसी को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कैंडल मेकिंग घर में बन जाती हैं, आगे बास्केट मेकिंग,
ठीक है, लोग अपने घर से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद सोप मेकिंग, और उसके बाद शू मेकिंग, ठीक है, शू मेकिंग जो जूते बनते हैं, ठीक है। तो और वो सारी जो टाइप की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू होती है, जिसको हम कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। और एक चीज़ और, अरे जब मैंने बोल दिया कि इनका साइज छोटा होता है, घर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो कैपिटल क्या होगी, बहुत कम, लेस कैपिटल, इसके लिए कम पैसा चाहिए क्योंकि लैंड आपकी खुद की हो जाती है, और इसमें फैमिली लेबर यूज़ होगी, आप सिर्फ घर की फैमिली लेबर को यूज़ कर सकते हो। और सेकंड वन, इसके बीच में आपको इनपुट भी कम चाहिए, आपको रॉ मटेरियल कम चाहिए, तो जब इनपुट लेस है तो आउटपुट भी क्या होगी, लेस होगी, आउटपुट भी क्या होगी, लेस होगी। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेना। और ज़्यादातर इसके लिए मार्केट भी स्मॉल चाहिए, और ज़्यादातर जो भी गांव हैं या छोटे शहर हैं, टाउन हैं, वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो चीज़ आपको दिमाग में रख लेना। ज़्यादा काम मैनुअली होगा, मशीन बहुत कम होती हैं, मैनुअली काम किया जाएगा, ठीक है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, उस चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है। और आगे इनका एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिटिल बिट लार्जर देन कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर ड्राइवन एग्जांपल, जैसे कुछ मशीन्स, और मशीन्स को रन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मशीन्स विल बी वी कैन से विल बी यूज्ड। ओके, अनदर वन, इसमें जो लेबर होगी वो सेमी स्किल्ड होगी, लेकिन जहाँ पे क्या होती है, अनस्किल्ड लेबर भी चलेगी, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स नहीं होती, लेकिन जहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। कुछ कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, और जहाँ पे लेबर इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि लोगों को काम भी मिले और इंडस्ट्री भी रन हो जाएं, और उसको हम बोल देते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसको दिमाग में रख लेना। ओके, आगे लार्ज स्केल में देखो साइज ही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। देखिए, इसके लिए लार्ज इनपुट, लार्ज आउटपुट, ठीक है, एंड लार्ज लेवल ऑफ मशीनरी, बड़ी मशीनरी विल बी यूज़, ठीक है, और बड़ी मशीनरी होंगी तो ज़्यादा पावर विल बी यूज़, ठीक है, और इनपुट भी ज़्यादा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली ज़्यादा, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी विल बी यूज़ सारी होंगी। इसके लिए आपको ज़्यादातर पैसा भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो आप किसी बैंक से लोन वगैरह लोगे, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, जैसे यूके, नॉर्थ ईस्ट, यूएसए, यूरोप, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, और पिछले 200 ईयर से ये वहाँ पे काम कर रही हैं। तो इट मीन्स साइज ऑफ द इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, एंड ऑलमोस्ट इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्यों? प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होती है। जब प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होगी तो मीन्स दीज इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं टू मीट अप द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब वर्ल्ड के काफ़ी हिस्सों में जो स्प्रेड ओवर कर गई हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो आपका यूके हो, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद यूरोप के कुछ और एरियाज़ आर देयर, तो ये इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल में काफ़ी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज आर देयर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एंड जो ये टाइप का मैन्युफैक्चरिंग है, इनको हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। लार्ज स्केल को आगे दो सब कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, जिसमें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरा हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। अरे भाई ट्रेडिशनल, देखो ट्रेडिशनल दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड, याद रखना। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन विच जो मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स होंगी आर टू ओल्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, ठीक है। वो इंडस्ट्री जिनमें पुराने तरीके यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्री लार्ज है लेकिन तरीके पुराने हैं, ठीक है, उन टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम बोल देते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ ट्रेडिशनल हैं, पुराने तरीके हैं, तो उनकी वजह से ना वेस्टेज बहुत होता है रॉ मटेरियल का। प्रोडक्ट तो बनता है, क्वालिटी हो तो प्रोडक्ट भी लोअर होगा, क्योंकि पुराना तरीका है, कोई नई इनोवेशंस नहीं है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, पुराने तरीके होंगे, ऑब्सोलीट मशीनरी होगी, तो वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा पोल्यूशन भी करती हैं। पोल्यूशन मीन्स
किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो सकता है, चाहे वो नॉइस, एयर, लैंड, वाटर, जो भी पोल्यूशन होगा। ओके, दूसरी है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वही लार्ज स्केल की है, लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड एट अ लार्ज स्केल, ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। एंड और ये इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड इकोनॉमी में होंगी, क्योंकि लार्ज कैपिटल चाहिए इसको, स्किल्ड लेबर चाहिए और मोर मशीनरी चाहिए, मैकेनाइजेशन ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और टेक्निकल इनोवेशन सबसे बड़ा बेस है इन इंडस्ट्री का, इन चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, एंड और इनको हाई टेक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। अरे भाई, रॉ मटेरियल दो टाइप का होता है, ठीक है, बेसिकली तो दो टाइप का रॉ मटेरियल ही यूज़ कर सकती हैं, और एक होता है एग्रो बेस, ठीक है, दूसरा होगा मिनरल बेस। तो वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है उनको एग्रो इंडस्ट्री, जो मिनरल के ऊपर डिपेंड है उनको बोलते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होंगी रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस है? कॉटन के ऊपर। तो कॉटन बेसिकली ग्रो की जाती है इन द फील्ड। ठीक है, तो फील्ड कहाँ? थ्रू द एग्रीकल्चर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी प्रोडक्शन की जाती है, जब उसको एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, तो ऑल दोज इंडस्ट्री वुड कम अंडर किसमें? एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, देखो शुगर है, पिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, फ्रूट, जूस, बीवरेज एंड टी, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस, ऑयल, टेक्सटाइल, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जो इंडस्ट्री होगी वुड कम अंडर द एग्रो बेस इंडस्ट्री। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे इसी के अंदर ही, एग्रीकल्चर के अंदर ही, एग्रो बेस के अंदर ही एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। फूड प्रोसेसिंग वो होगी जिसमें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कोई भी चीज़ होगा जो वो आपकी कोई बेकरी भी हो सकती है, और उसमें कुछ बिस्किट्स, फ्रूट प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी आइटम्स, वो सारी चीज़ उसमें आएगा। और इसमें ना एक फ्रेमेंटेशन दिया हुआ है, फ्रेमेंटेशन। तो फ्रेमेंटेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो शुगर को एसिड और गैसेस और मे बी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फ्रेमेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेमेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच शुगर कैन बी कन्वर्टेड टू एसिड, गैस और अल्कोहल, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ बियर मेकिंग, वाइन मेकिंग और अल्कोहल मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे ये फर्मेंटेशन काफ़ी हाई स्केल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको दिमाग में रख लेना। ओके, एग्री बिजनेस। अरे भाई, एग्री बिजनेस देखिए, एग्री बिजनेस का मीनिंग क्या है? एग्री मीन्स एग्रीकल्चर। ठीक है, और बिजनेस रेफर्स टू मार्केटिंग। जब आप एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप किस चीज़ के लिए? मार्केट पर्पस के लिए, सेल करने के लिए, चाहे उससे कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, एंड चाहे उन एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल के ऊपर कमर्शलाइज करने के लिए, सेल करने के लिए आप उस एग्रीकल्चर को करें, तो बोलते हैं एग्री बिजनेस। ठीक है, तो कुछ पार्ट आपने देखे होंगे, जैसे लार्ज जो कंपनीज हैं, वो टी के बड़े बड़े जो गार्डन्स हैं, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ट्री को ग्रो किया जाता है, उसको पैकेजिंग करके सेल किया जाता है। जैसे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट जूस आया, ट्रॉपिकाना और मे बी कोई और कंपनी के जूसेस आर देयर, तो उनको फ्रेश जूस को वो पैकेजिंग करके वो सेल करती है। तो ऑल वुड कम अंडर किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं एग्री बिजनेस। तो एग्रीकल्चर नाउ इट इज बिकम अ बिजनेस। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, मिनरल बेस इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल बेस इंडस्ट्री में आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज में दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल बेस इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडस्ट्री को क्लासीफाई बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल सिर्फ दो तरीक़ों से किया जा सकता है, वो एक एग्रीकल्चर और एक मिनरल बेस। और जो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे ये है कि ऑल दोज इंडस्ट्री जो दैट ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स से रॉ मटेरियल लेंगी, उनको बोलते हैं मिनरल बेस। अरे भाई, मिनरल बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक फेरस, एक नॉन फेरस। ठीक है, एक चीज़ आपको दिमाग में रख लेना, फेरस का मीन्स होता है आयरन, नॉन फेरस का मीन्स होता है, ठीक है, मतलब नॉन आयरन, डोंट कंटेन आयरन, सिंपल हम कह सकते हैं नॉन आयरन। तो इट मीन्स ऑल दोज मिनरल इन विच
इन विच देर विल हैव अ क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, नॉन फेरस वो होंगे जिसमें आयरन और नहीं होता, वो मिनरल। ठीक है, अभी आयरन और किन में होता है, वो होती हैं जैसे आयरन एंड स्टील और मैंगनीज। ठीक है, तो ये टाइप की जो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग है तो वहाँ पे आपको आयरन का प्रेजेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉन फेरस में वो सारे मिनरल जहाँ पे आयरन नहीं होता, इट मीन्स इनके बिना बाकी जो रह गए सारे वुड कम अंडर नॉन फेरस मिनरल। और जैसे टाइप का वो मिनरल यूज़ करेंगे उस बेसिस के ऊपर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे ये फेरस हैं, फेरस एक चीज़ और, अभी आप देखिए फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, जो फेरस है आगे दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड ये आगे जो यहाँ पे है जो नॉन फेरस होंगे वो आगे जो बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पार्ट में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। जी आगे आइए, तो यहाँ पे फेरस है, फेरस मीन्स दैट कंटेन आयरन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन का, जैसे आयरन है स्टील इंडस्ट्री है। नॉन फेरस में बाकी मेटल जैसे वो चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, बॉक्साइट हो, एल्यूमिनियम हो, तो ऑल वुड कम अंडर नॉन फेरस। और नॉन मेटेलिक, मैंने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों बता दिया था। मेटेलिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटेलिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ मेटल, नॉन मेटेलिक मीन्स मतलब डोंट कंटेन मेटल। ठीक है, तो डोंट कंटेन मेटल में रॉक मिनरल्स आएंगे सारे। रॉक मिनरल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे मेटेलिक पार्ट नहीं यूज़ होता ना, वहाँ पे नॉन मेटेलिक होता है। ठीक है, और उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम बोल देते हैं नॉन मेटेलिक। पोट्री इंडस्ट्रीज आल्सो देयर, यहाँ दिया हुआ सीमेंट इंडस्ट्री दिया है, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। जल्दी नेक्स्ट वन आइए, केमिकल बेस इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें केमिकल को यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, केमिकल चाहे वो प्लास्टिक, नाइलॉन, ठीक है, एंड उसके बाद फार्मास्यूटिकल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होंगी। एंड उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रीज किस में आती हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ के नाम यहाँ दिए हुए हैं। सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल मिनरल है, एंड केमिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइप का इंडस्ट्री है जो पूरी कैटेगरी में। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करेंगी। जैसे जितना भी पेस्टिंग रॉ मटेरियल है, अब देखिए पेस्टिंग रॉ मटेरियल, हम पेस्ट करने के लिए फेविकोल, गम, फेविस्टिक वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फेविकोल, गम और जो फेविस्टिक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वो सारा रॉ मटेरियल बनने के लिए प्रोडक्ट बनने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट से जो लैक्टिक प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, उसके बाद ये पेस्टिंग मटेरियल को बनाया जाता है। अनदर वन, इससे हमें मिलेगी वुड। तो वुड से क्या मिलता है, वुड से टिम्बर मिलेगा, तो उससे हम फर्नीचर का जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तीसरा, इसमें ही आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, तो जिससे फार्मास्यूटिकल पार्ट भी इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जितनी भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वो सारी इसी बेस के ऊपर डिपेंड है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेपर इंडस्ट्री। पेपर के लिए मेन रॉ मटेरियल क्या चाहिए, पल्प, और वो पल्प कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फॉरेस्ट। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ एनिमल बेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं, एनिमल से कोई ना कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। जैसे एलिफेंट के टस्क हो गए, और जैसे कुछ एनिमल्स के हॉर्न होते हैं, कईयों के टीथ्स होते हैं, विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट। वो चीज़ दिमाग में रख लेना। एंड इंडस्ट्रीज आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द आउटपुट। प्रोडक्ट और आउटपुट के बेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें बेसिक और कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन बनना। वो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्री के ऊपर ना क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, कौन सी होती हैं। तो बेस्ड ऑन द आउटपुट एंड प्रोडक्ट के बेस के ऊपर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहले बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर। जैसे एग्जांपल दूं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ना बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं।
और क्यों इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं? क्योंकि आयरन एंड स्टील प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। क्यों? आयरन एंड स्टील्स के ऊपर ही बेस ऑटोमेशन है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसी के ऊपर ही मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, कोई भी टाइप का मशीन्स इसी के ऊपर होगा। और इसी के ऊपर ही जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। कोई भी और भी साइकिल, बाइक्स, जो भी टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी किसके ऊपर हैं? इसी के ऊपर डिपेंड है। अरे भाई, सबसे पहले तो कोई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीन्स आर देयर, और मशीन बनाने के लिए आयरन चाहिए, और वो आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करती है। तो हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए आयरन एंड स्टील प्रोवाइड बेस और प्रोवाइड रॉ मटेरियल, दैट्स वाई इसको होता है बेसिक इंडस्ट्री। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जो इंडस्ट्री से निकला फिनिश प्रोडक्ट विल बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन, कंज्यूमर। अरे भाई, कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नॉन बेसिक में आएंगी, एंड इनका मेन काम क्या होता है? वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना जो लोगों की बेसिक नीड पूरा करे, लाइक एज कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर कैसे? हम सोप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो सोप एक कंज्यूमर प्रोडक्ट आ गया। दूसरा, हमें टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, टूथपेस्ट चाहिए तो वो कंज्यूमर में आ गया। हमें फूड चाहिए तो वो कंज्यूमर में आ गया। हमें पेपर चाहिए फॉर राइटिंग, ठीक है, टेलीविज़न चाहिए फॉर देखने के लिए, हमें टी चाहिए कोई पीने के लिए, और हमें बिस्किट एंड टी, ठीक है, एंड बिस्किट एंड टी, ठीक है, वो सारे जो हमें जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए। तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो इन सभी प्रोडक्ट्स को जो हमारी डेली नीड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है, तो वुड कम अंडर द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ओके, अनदर वन, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप। ऑनरशिप होती है मालकियत। ओके, ऑनरशिप बेस के ऊपर वी कैन क्लासीफाई द इंडस्ट्री इनटू हाउ मेनी पार्ट? 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर। सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखो, पब्लिक सेक्टर वो होता है ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसको पब्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक यूज़ के लिए होता है, इसलिए इसको होता है पब्लिक सेक्टर। एंड ये सारे सेक्टर को हम बोल देते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनियन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनियन। और दीज टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज और सेक्टर विल बी ओन्ड बाय, डायरेक्टली ओन्ड बाय द स्टेट और द सेंट्रल। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, एंड जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होगा वो भी विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल आल्सो। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, आगे प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर का कोई भी, जैसे रेलवे सेक्टर इज़ प्राइवेट है, सॉरी इज़ एन पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। और भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। और भी बड़े हैं, भारत इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL पब्लिक है। आगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। कोई जैसे रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है, ठीक है, एंड जियो है, उसके बाद टाटा है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स आर देयर। ये प्राइवेट है, ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पर्सन, उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर क्या है? ज्वाइंट सेक्टर जो होगा वो हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर को पब्लिक और प्राइवेट का शेयर, और ये शेयर कुछ 50-50 का भी हो सकता है, और ये 70-30 का भी हो सकता है, और ये 80-20 का भी हो सकता है, ठीक है, और ये 40-60 का भी हो सकता है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो इट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ वर्क टुगेदर, आपस में इकट्ठे काम करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ये काम ये सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट और कोई बिजनेसमैन साथ मिलकर काम करेंगे, तो वुड कम अंडर ज्वाइंट सेक्टर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जी। नेक्स्ट वन, आगे इसी में ही ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री दिया हुआ है। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैंने पहले बता दिया था आपको, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक सब पार्ट था। ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड, लार्ज मीन्स साइज बड़ा, स्केल इंडस्ट्री ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। तो इट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसको ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओल्ड टेक्निक्स एंड मेथड और टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो बहुत पुरानी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब पुरानी टेक्निक्स और पुरानी मशीन्स होंगी तो सबसे पहला क्या होगा? वो नॉइस ज़्यादा करेंगी। अभी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये क्या कर रही हैं? नॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा करेंगी। दूसरा, ये वेस्टेज ज़्यादा छोड़ती हैं,
तो वेस्टेज की प्रॉब्लम है। तीसरा, ये स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं, ठीक है, स्मोक्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है स्मोक, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, देखो इंटरलिंक है सारे टॉपिक। इस वेस्ट की वजह से लैंड पोल्यूशन, ठीक है, इससे नॉइस पोल्यूशन, और जब ये वेस्टेज को वाटर में रिलीज करेंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन विल बी देयर, वाटर पोल्यूशन। तो इसलिए इन इंडस्ट्री को क्या बोल देते हैं, स्मोक स्टैक। स्मोक स्टैक, ये देखिए, तो दीज इंडस्ट्रीज आर नोन एज स्मोक स्टैक्स इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा स्मोक रिलीज करती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इन्वायरमेंट की, एयर पोल्यूशन की, और काफ़ी हैवी प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करेंगी, ठीक है। ज़्यादातर ये मेटल स्मेल्टिंग में आती हैं। मेटल स्मेल्टिंग मीन्स जैसे आयरन को स्मेल्ट करना, पिघलाना, ओके, और बड़ी बड़ी जो मेटल्स हैं उनको स्मेल्ट करना, तो ये इंडस्ट्री उस कैटेगरी में आएगी। इसकी कुछ फैक्टर्स हैं इस इंडस्ट्रीज़ के कि किसी एरिया में ये लोकेट क्यों होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसके इफेक्ट क्या होंगे, सॉरी उसके इफेक्ट क्या होंगे इन इंडस्ट्री के। एक तो जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, दूसरा उस एरिया में जहाँ ये होंगी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा। अरे भाई होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि जब इंडस्ट्री बड़ी है तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा लेबर के कारण वहाँ पे लेबर आसपास में रहेगी, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी वेरी हाई। दूसरा, इन्फीरियर क्वालिटी इन्वायरमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग बहुत लो होगा। अरे भाई पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो हाउस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर, तो अनहाइजेनिक कंडीशन विल बी देयर। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा कुछ होता है। एंड अनदर वन, पुअर सर्विसेज होंगी उस एरिया में, अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट विल बी डिग्रेडेड, ओके, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट हीप्स। वेस्ट हीप्स मीन्स गार्बेज के और वेस्टेज के बड़े बड़े स्टोर, ठीक है, स्टोरेज पॉइंट वो भी आप कह सकते हो। और प्रॉब्लम ऑफ, वहाँ पे बहुत और प्रॉब्लम्स भी होने वाली हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, इमिग्रेशन एंड रीओन्ड लैंड, ठीक है, और क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय दिस इंडस्ट्री। तो इट मीन्स गवर्नमेंट इनको बंद कर रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसके बाद इस एरिया में डिमांड काफ़ी लोअर है, क्योंकि ट्रेडिशनल है ना, ओल्ड टेक्निक्स हैं, तो इट मीन्स दे आर नॉट अप टू डेटेड, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, डिमांड डे टू डे कम हो रहा है, क्योंकि इनके कंपैरिजन में न्यू इंडस्ट्रीज आगे आ रही हैं जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही हैं, जिनका रेट कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और इसीलिए इनका डिमांड फेल डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो प्रॉब्लम विल बी देयर। आगे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया हुआ है पुरानी ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, वो है रूहर कोल फील्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे है, क्यों है, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पूछा जा सकता है। देखो रूहर सबसे पहले नाम दिया है कोल है, तो कोल का सबसे बड़ा स्टोर पॉइंट है, ठीक है, और कोल के साथ साथ यहाँ पे आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। आयरन, जब आयरन और कोल दोनों एक जगह से मिलेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत हाई स्केल पे होगी। और रूहर ज़्यादातर लोकेट करता है जर्मनी, और जर्मनी इज़ द कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक है, तो यूरोप के अंदर एक जर्मनी रीजन कंट्री है, उसके अंदर एक रूहर रीजन है जो कोल फील्ड है। एंड जर्मनी का 80% जो स्टील प्रोडक्शन जो एरिया करता था, अभी नहीं है, स्टील प्रोड्यूसर था। और बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे ना कोल को बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर निकालना शुरू कर दिया गया, जिससे इस एरिया का जो कोल का जो क्वालिटी था वो क्या हो गया, डाउन। क्वालिटी क्या हुआ, क्वालिटी बिकम लो। जब क्वालिटी लो हो गया, जब आपने इनपुट ही लो डाला है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या होगा, लो होगा उस एरिया में। और दूसरा, इस ज़्यादा कोल की कंजप्शन के कारण इस एरिया में ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, और उस पोल्यूशन को कीप इन माइंड रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ से इंडस्ट्री को रिप्लेस ही कर दिया। रिप्लेस कैसे, कि यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी ना, उसकी जगह के ऊपर अदर इंडस्ट्रीज़ को मान्यता दी गई, उनको परमिशन दिया गया, इन इंडस्ट्री को वहाँ से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोल के वजह से, कोल का डिमांड डिक्लाइन होने की वजह से इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई। मैंने बताया ना, कोल की क्वालिटी लो हो गई, और लोअर क्वालिटी का कोल डिमांड में नहीं होता है, और जब कोल की डिमांड कम हो गई तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली श्रिंक करना शुरू हो गई, डाउन होना शुरू हो गई। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इम्पॉर्टेंस मैंने 80% ऑलरेडी आपको बता दिया था। अभी इसकी जगह के ऊपर, पुराने रूहर की जगह के ऊपर न्यू रूहर लैंडस्केप लगा दिया गया है। न्यू रूहर बिल्कुल उसी के पास ही है, न्यू रूहर लैंडस्केप बोलते हैं इसको, लैंडस्केप जगह, एंड रूहर इज़ द रीज़न, न्यू
ओल्ड से थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी क्या किया यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जगह के ऊपर अभी नई इंडस्ट्री जहाँ पे लगा दी गई जो थी टेक्सटाइल, ठीक है। और उसके बाद केमिकल, और उसके बाद केमिकल के बाद कुछ कार असेंबल प्लांट, ठीक है, कार असेंबल करने के कुछ प्लांट लगा दिए गए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे खोल दी गई, ठीक है। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, एंड इसको हम बोल देते हैं न्यू रूहर। और ये क्यों की गई? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया, कि इन्वायरमेंट भी बच जाए और उस एरिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो भी इफेक्ट ज़्यादा ना हो। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। और तो इस पार्ट को बोल देते हैं ओल्ड रूहर एंड न्यू रूहर। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, ये पूछा जा सकता है आपसे। एंड उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर देयर, आप देख सकते हो यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हाई टेक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर डिपेंड होती हैं, इनको दिमाग में रख लेना। एंड इनके लिए प्रोफेशनल लेबर इज़ रिक्वायर, प्रोफेशनल लेबर काफ़ी ज़्यादा इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बिलीव करती हैं, और मोर मैकेनाइज्ड होती हैं, ठीक है। मैकेनाइज के साथ ये ऑटोमेशन के ऊपर काफ़ी रोल प्ले करती हैं। ऑटोमेशन मीन्स इंडस्ट्रीज अपने आप रन करती हैं उस हिसाब से। और इसी के कारण ही इन टाइप के जो द काइंड ऑफ जो वर्कर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो उन वर्कर के जो नाम हैं, मतलब उनको डिफरेंट कॉलर वर्कर बोलते हैं, जिसमें ब्लू कॉलर वर्कर, इस चीज़ को शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होते हैं। एंड कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस सेक्टर में। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। हाईली पेड सेक्टर है, ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। और इसमें कुछ और टाइप का इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसे असेंबली लाइन आ गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी पार्ट को असेंबल किया जाएगा, जैसे रोबोटिक्स पार्ट हैं, जहाँ मैंने आपको बता दिया है कुछ आईटी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, उनके जो कुछ पार्ट्स हैं उनको असेंबल किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ठीक है। तो सारा काम टेक्नोलॉजी बेस है, मैनुअली काम बहुत कम होता है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द हाई टेक इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? हाई टेक इंडस्ट्री, ओके। उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज विच आर जनरली कंसंट्रेटेड, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दीज इंडस्ट्रीज आर टोटली डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्नोपॉल्स। क्या बोलते हैं? टेक्नोपॉल्स। जहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर टेक्नोपॉलिस? पॉलिस मीन्स होता है क्लस्टर, क्लस्टर। जब पॉलिस रेफर्स टू सेंटर, सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंटर, ओके। किसका सेंटर? टेक्नोलॉजी का। तो इसको हम टेक्निकल सेंटर और टेक्नोलॉजी सेंटर और टेक्नोपॉलिस भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सिलिकॉन वैली का नाम है, सिलिकॉन वैली का नाम यूएसए में है। ये लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको सारे शो किए जाएंगे कहाँ कहाँ पे हैं। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को है, यूएसए में ही पड़ता है ये, कैलिफोर्निया स्टेट में, ठीक है, सॉरी कैलिफोर्निया साइड। एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट आर आल्सो देयर नियर सिएटल सिटी, ठीक है। और ये नॉर्थ अमेरिका और यूएसए की कौन सी साइड है? ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना जी। अभी लास्ट वन यहाँ पे आपको दिया हुआ है सम सेलेक्टेड एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ की, वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। उसमें आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दो हैं, दोनों का हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में, ठीक है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोकेमिकल, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज है, और वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है, काफ़ी दूसरी इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड होती है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल काफ़ी रोल प्ले करता है इसमें, ज़्यादातर कोल, आयरन ओर और मैंगनीज इसको यूज़ करते हैं, जिससे हम स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्टील इज़ द प्रोडक्ट जो विच इज़ इन ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट, दिमाग में रख लेना, ओके। अनदर वन, ये एरिया पोर्ट के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन स्टील क्या है? बल्की रॉ मटेरियल है। बल्की क्या होता है? हैवी वेट। और हैवी रॉ मटेरियल के लिए या हैवी मटेरियल के लिए आपको चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, चीपेस्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द चीपेस्ट है। और यदि ये आपकी इंडस्ट्री पोर्ट के पास लगेगी, पोर्ट, तो पोर्ट में आप शिप के थ्रू मटेरियल को लोड करके दूसरे एरिया में ले जा सकते हो विद वेरी चीपर कॉस्ट,
इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो दैट्स वाई ये लिखा हुआ है कि जो नियर पोर्ट एरिया में इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड। मिनी प्लांट्स दिए हुए हैं कुछ एरियाज़ में जहाँ पे स्क्रैप मेटल्स और जो इन बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए रॉ मटेरियल विल बी मैन्युफैक्चर ओवर देयर, ठीक है। एंड इनका मेन काम क्या होता है, कार्बन एंड लाइमस्टोन और ब्लास्ट फर्नेस, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, पहले ये आयरन को स्मेल्ट करेंगी, ठीक है, आयरन और को अलग करके आयरन बनाएंगी, आयरन से पिग आयरन, तो उसके बाद उनके वेरियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पिग आयरन दिया हुआ है, इसको दिमाग में रख लेना। देखो पिग आयरन क्या है, पहले आयरन ओर होता है, आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है, ठीक है, स्मेल्ट करने के बाद यहाँ से आयरन अलग निकाल लिया जाता है, ओर को अलग, ठीक है, उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया जाएगा। तो आयरन, इस आयरन को बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। और इसके बाद इस आयरन को वेरियस शेप्स, रॉड्स और शीट्स उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, आगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंगनीज का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंगनीज क्या करता है, स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो मैंगनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना जी। नेक्स्ट वन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ दिया हुआ है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर एडवांस कंट्री में है। क्यों? इसके लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आपको एरिया ज़्यादा चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी, रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल और मार्केट, ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ प्रोवाइड डेवलप्ड कंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज आर देयर, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, तो ऑल दोस जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हो यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में दो मेन कंट्रीज आते हैं, कनाडा एंड यूएसए, ठीक है, कनाडा एंड यूएसए। तो कनाडा एंड यूएसए वाले पार्ट में यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हेयर इज़ नॉर्थ अमेरिका, हेयर इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है, दिस वन। एंड नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा वाला पार्ट है और ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है, यूएसए का। एंड नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन रीजन यहाँ पड़ता है, ग्रेट लेक रीजन यहाँ पड़ता है, ये ग्रेट लेक रीजन है, 5 ग्रेट लेक्स आर देयर। तो ये रीजन जो नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, आपको दिमाग में रख लेना है। और यहीं से ही यूएसए का जो मोस्ट ऑफ जो स्टील प्रोडक्शन है वो यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ग्रेट लेक रीजन का नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पे अपलेशियन रीजन का नाम भी दिया हुआ है। और अपलेशियन रीजन में एक प्लेस का नाम है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग को ना रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बोलते हैं, रस्ट बाउल। इसको रस्ट बाउल क्यों बोलते हैं? रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द डिमांड ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है लेकिन आयरन की क्वालिटी लो होने के कारण इसको बोलते हैं रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, जहाँ पे इंडस्ट्री अभी डाउन हो गई हैं। ये ग्रेट लेक रीजन है, इसको ग्रेट लेक्स रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स क्यों? क्योंकि ये 5 ग्रेट लेक्स का बना हुआ है, जिसमें ओरिनो, एरी, मिशिगन, सुपीरियर और ओंटारियो 5 लेक्स आर देयर, उनको दिमाग में रख लेना। उसके बिना और भी कई एरियाज़ हैं। अटलांटिक कोस्ट है, यही ये अटलांटिक ओशन है, इसके यहाँ पे अटलांटिक कोस्ट एरियाज आर देयर, जिसको स्पैरो पॉइंट, मॉसिविलियन, यूएसए, ठीक है। तो ये सारे एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आयरन एंड स्टील में रोल प्ले करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ओनली यूएसए ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कनाडा में उतना नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यूएसए और नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में। आगे बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है, जिसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, रशिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर हैं एंड ऑल आर इन यूरोप। एंड उसके बाद इसमें यूके है, डजलबर्ग है, डॉटरमंड है, ये कुछ एरियाज आर दियर, तो आप उनके नाम याद रख सकते हो। एंड आगे एशिया है, एशिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, जिसमें टोक्यो, योकोहामा पार्ट दिया हुआ है। टोक्यो, योकोहामा, टोक्यो बेसिकली इज इन जापान और योकोहामा इज आल्सो शंघाई एरिया इन चाइना, ठीक है। एंड उसके बाद वुहान, ये सारे चाइना के एरिया हैं। तो मैं यदि कंट्री बताऊं आपको, चाइना, जापान एंड इंडिया, चाइना, जापान एंड इंडिया, ये एशिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। यदि मैं आपको मैप में दिखाऊं तो हेयर इज़ इंडिया, ये इंडिया है। इंडिया के साथ ही जो नेबरिंग कंट्री है
दिस वन इज़ चाइना, एंड यदि हम जापान देखें तो जापान इस साइड में आता है। करी इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो जापान, चाइना एंड इंडिया, ये 3 बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। एंड इंडिया में कुछ लीडिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर देयर। उनके नाम मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, जिसको टाटा नगर बोलते हैं। कुटली बर्नपुर एंड कुटली बर्नपुर ज़्यादातर वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में है। एंड सालेम तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर वाला पार्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। एंड भद्रावती कर्नाटका में है। तो ये कुछ एरियाज हैं आयरन एंड स्टील के, बहुत बड़े बड़े स्टील प्रोड्यूसर प्लांट्स आर देयर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो मार्केट बेस है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द वी कैन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी। एंड हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, क्योंकि गांधी जी की जो मूवमेंट थी, चाहे वो खादी स्वदेशी मूवमेंट, तो उन्होंने कॉटन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, तो ये मेन प्रोड्यूसर हैं जो कॉटन के। और यूके, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन एरिया, ठीक है, तो वो भी काफ़ी बड़ा वी कैन से कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर है। और जापान आल्सो, तो ये काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते हैं। तो अनदर वन, यहाँ पे वर्ल्ड वार का रोल भी काफ़ी ज़्यादा था कॉटन टेक्सटाइल में। वर्ल्ड वार का रोल क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम ना बच्चे, वर्ल्ड वार के टाइम सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट किसका हुआ? मिलिट्री का। और जब मिलिट्री का रिक्रूटमेंट हुआ तो मिलिट्री के लिए क्या चाहिए थी? यूनिफॉर्म। तो वो यूनिफॉर्म को बनाने के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला फ्लॉरिश होने में। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो यही सारी चीज़ में दी हुई है। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ और क्योंकि लार्ज स्केल के ऊपर आपको कपड़े बनाने थे और उसमें टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिला फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में, यही दे दिया। एंड उसके बाद कुछ एरियाज़ में ये कम हुआ। जर्मनी जैसे एरिया में पहले उस टाइम में वर्ल्ड वार के टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल जो उसका जो प्रोडक्शन था काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं रहेगी। उस चीज़ को भी दिमाग में रख लेना। एंड 3 सब सेक्टर हैं किसके? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। उसको दिमाग में रख लेना। कौन कौन से सब सेक्टर हैं? एक तो है हैंडलूम, एक है पावरलूम, एक मिल सेक्टर। हैंडलूम होता है, देखो हैंडलूम होता है हैंड, तो जहाँ पे सारा काम हैंडी मीन्स मैनुअल, लेबर करेगी, याद रख लेना। ठीक है, सारा काम लेबर से होगा तो लेबर इंटेंसिव होती है। जहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगी? लो। क्यों? जब काम लेबर करेगी तो लेबर मतलब 24/7 काम नहीं कर सकती ना, तो प्रोडक्शन विल बी लेस। लेकिन जो पावर लूम सेक्टर है, यहाँ पे क्या होगा? मशीन्स विल बी यूज। पावर दिया हुआ है ना, मशीन्स विल बी यूज। तो जब मशीन ज़्यादा यूज होंगी तो ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर, स्किल्ड लेबर, मोर मशीनरी, तो प्रोडक्शन विल आल्सो बी हायर। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो बी वेरी हाई। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन इसके लिए चाहिए। मिल सेक्टर क्या होता है? मिल सेक्टर भी पावर बेस ही होता है, लेकिन सिर्फ साइज में फ़र्क है कि मिल सेक्टर हाईली कैपिटल इंटेंसिव होगा और फाइन क्लोथ्स बनाता है और हाई प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मिल की। ठीक है, पावर लूम से ज़्यादा बड़ा मिल सेक्टर होता है, लेकिन दोनों काम पावर सेक्टर पे ही करते हैं। ठीक है, हैंडलूम मैनुअल होता है, छोटा होता है और ज़्यादा काम मैनुअल लेबर करेगी। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर को रिवीजन फॉर्म में पढ़ना है। यदि आप वीडियो को देख रहे हो, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने थोड़ा फास्टली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके साथ जो इन चैप्टर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सैम्पल पेपर्स में से, उन सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। मैं थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता दूं। ये चैनल 12th क्लास ऑनवर्ड्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। ज्योग्राफी के साथ जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज, डाउट्स और टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा एंड हर एक वीडियो के माध्यम से। और यदि आपको इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला कंटेंट और टेक्निक्स आपको अच्छी लगती है, आपको वैल्यूएबल लगती है, क्वालिटेटिव लगती है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।